नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि 9 अप्रैल से जुड़ी हुई जो भी प्रमुख खबरें हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। और सबसे पहले जितने भी देहरादून में, चक्राता, प्रेमनगर या फिर सेलाकुई रहने वाले लोग हैं, कल कुछ धमाका सुनाई दिया, कुछ आवाज़ सुनाई दी और शायद घबराहट में कई लोग जो है घरों से बाहर भी निकल आए थे। तो वास्तव में ये जो आवाज़ थी, ये जो घबराहट थी, वो एक सुपर सोनिक जो है बूम था। अब आज की वीडियो के कंटेंट में हम लोगों ने एक टॉपिक में इसको भी कवर करना है कि सुपरसोनिक बूम क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं उसमें आज के कंटेंट की बात कर लेते हैं। और कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले आज यानी कि 9 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष सीआरपीएफ के अंतर्गत जो है वो शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। साथ में स्वच्छ पर्यावरण के बिना संविधान का जो आर्टिकल 21 है वो अधूरा है। यहां पर ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। बात करेंगे सुपरसोनिक बूम क्या है, क्योंकि इससे मैंने जैसे बताया कि देहरादून के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को लगा कि शायद कोई धमाका है, राइट। लेकिन वास्तव में जो है ये सुपरसोनिक बूम था। अब ये सुपरसोनिक बूम क्या होता है इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ में उत्तराखंड के जो अफसर हैं ये एक एक स्कूल को गोद लेंगे और इन स्कूलों को आदर्श स्कूल की रूपरेखा देने का जो है प्रयास करेंगे। तो जैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना थी, ठीक वैसे ही यहाँ पर उत्तराखंड में मौजूद प्रत्येक जो अफसर है उनके द्वारा भी स्कूलों को गोद लिया जाने का जो है संकल्प किया गया है। तो इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ में हम लोग बात करेंगे रामनगर के गार्जिया मंदिर में, जिनको गिरिजा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर आज यानी कि नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले कल जो है लगभग 35 दुकानें जो है वो जलकर राख हो गई हैं। हालांकि जो न्यूज बनती है इसमें हम लोग को गिरिजा देवी मंदिर के बारे में जानकारी रखनी है। तो इन पूरे जो है टॉपिक्स पर हम लोग विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले आप लोग जो अभी तक जो है चैनल से नहीं जुड़े हो गए, इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर हम लोग बात कर लेते हैं आज की पहली न्यूज, जिसमें सीआरपीएफ जो है इनके द्वारा शौर्य दिवस के रूप में 9 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है। हर साल अप्रैल 9 को भारत में सीआरपीएफ शौर्य दिवस के लिए यानी कि सीआरपीएफ जो वैलोर डे है इसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 9 अप्रैल 1965 को जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी सेना जो है इसने गुजरात के पास जो कच्छ का रण है, इस कच्छ के रण में स्थित जो है सरदार पोस्ट जो है वहां पर हमला कर दिया था। और इस समय जब सरदार पोस्ट पर हमला हुआ था तो इस समय इस पोस्ट में, सरदार पोस्ट में सीआरपीएफ के जवानों की संख्या जो है वो काफी कम थी, जबकि पाकिस्तानी सेना की बात करें तो काफी अधिक मात्रा में इन्होंने जो है यहां पर हमला किया था। लेकिन बावजूद इसके हमारे सीआरपीएफ के जो जवान हैं इन्होंने अपना साहस दिखाया, अपना बल दिखाया और वीरता से पाकिस्तानी सेना का सामना किया, डटकर इसका मुकाबला किया और उन्हें जो है हमला करने से जो है यहां पर रोक लिया। तो यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग 9 अप्रैल को सीआरपीएफ डे के भीतर, सीआरपीएफ के भीतर जो है सेलिब्रेट करते हैं शौर्य दिवस के लिए, क्योंकि हमारे भारतीय सैनिकों के द्वारा जो है शौर्य या वीरता का यहां पर परिचय दिया गया था। यद्यपि बात करें तो इस युद्ध के दौरान सीआरपीएफ के जो है 6 जवान शहीद हो गए थे और लगभग 34 ऐसे जवान थे जो कि वहां पर घायल हुए थे। और ये एक जो है ऐतिहासिक दिन था, एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने एक नया इतिहास रच लिया था। और इसी इतिहास को याद करते हुए पाकिस्तानी सेना को जो है हम लोगों ने डिफीट किया था और उसके चलते जो है प्रत्येक वर्ष सीआरपीएफ के जवानों को जो है सैल्यूट किया जाता है और ऐसे जवानों को जो है उनकी वीरता के लिए, उनके शौर्य के लिए शौर्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तब से लेकर अब तक बात करें तो हर वर्ष जो है 9 अप्रैल को बहादुर सैनिकों के सम्मान में सीआरपीएफ शौर्य दिवस जो है मनाया जाता है। तो आज की पहली खबर जो घूमती है वो सीआरपीएफ के आसपास घूमती है। अब सवाल यदि पूछता है कि सीआरपीएफ वास्तव में है क्या, तो सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जो कि आंतरिक सुरक्षा के लिए, इंटरनल जो सिक्योरिटी है इसके लिए भारत संघ के द्वारा, इंडियन जो हमारी यूनियन है इसके द्वारा स्थापित एक केंद्रीय पुलिस बल है, सेंट्रल पुलिस फोर्स है, जिसके तहत भारत सरकार के जो है गृह मंत्रालय के अधीन जो है ये कार्य करता है, इसके अधिकार क्षेत्र के भीतर ये कार्य करता है। और यदि स्थापना की बात करें कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, तो वास्तविकता से मूल रूप से सीआरपीएफ 1939 में जो है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में जो है गठित किया गया था। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस मतलब उस समय क्राउन कौन है, क्वीन या किंग है जो कि इंग्लैंड में है, मतलब जिस समय हम लोग जो है अंग्रेजों के अधीन कार्य कर रहे थे। तो उस समय क्या था कि यहाँ पर सीआरपीएफ की स्थापना जब हुई थी 1939 में, तो उसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित किया गया था। और ये माना जाता है कि सबसे पुराने जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से, जिसे अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के नाम से जानते हैं, यानी कि जिसे जो है हम लोग सीआरपीएफ के नाम से जानते हैं, उनमें से एक है। सीआरपीएफ की स्थापना 1936 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मद्रास प्रस्ताव के बाद जो है भारत की तत्कालीन रियासत में
राजनीतिक अशांति और आंदोलन की अगली जो कड़ी थी उसको सुलझाने के रूप में जो इसको शुरू किया गया था, क्योंकि उस समय जो प्रिंसली स्टेट्स थे या जो लोकल जो है टेरिटरीज थे वहां पर जो इंसर्जेंसीज जो अराजकताएं फैल रही थी उसको दबाने के लिए क्राउन के द्वारा जो है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1936 में। और कालांतर में बाद में 28 दिसंबर 1849 को सीआरपीएफ एक्ट आया था, और इस सीआरपीएफ एक्ट के लागू होते ही जो हमारे पास में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस थी, इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो है इसके नाम से बना दिया गया था। और आज जो है ये देश के भीतर जो आंतरिक सुरक्षा है, इंटरनल जो सिक्योरिटी है, इसके लिए काम करने वाली सबसे बड़ी अथॉरिटी के रूप में जानी जाती है। तो ये हमारा जो है आज के दिन का सिग्निफिकेंस होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के करंट अफेयर्स टॉपिक्स पे। जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे पहली जो खबर आती है वो आती है कि स्वच्छ पर्यावरण के बिना जीवन का अधिकार जो है वो पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से बात समझना मेरी। स्वच्छ पर्यावरण के बिना जो है जीवन का अधिकार पूरी तरह से जो है प्रभावी नहीं होता है, ये यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का मानना है। अच्छा, ये जो मामला था, इस मामले की जो शुरुआत हुई थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो देश के भीतर लुप्तप्राय पक्षी है जिनको सोन चिड़िया के नाम से आप लोग जानते हैं, इंग्लिश में वी कैन से दैट कि ये ग्रेट इंडियन बर्स्टर्ड है। तो इस ग्रेट इंडियन बर्स्टर्ड के संरक्षण के लिए जो है यहाँ पर ये मुकाम ये जो है यहाँ पर जो है वर्डिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और गुजरात में लुप्तप्राय पक्षी सोन चिड़िया यानी कि ग्रेट इंडियन बर्स्टर्ड के संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के बुनियादी ढांचे के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक अपने पुराने आदेश को जो है वापस लेने का निर्णय लिया है, जिसमें वर्ष 2021 में अप्रैल 2021 में इससे पहले आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके तहत जो राजस्थान है, जो गुजरात है, वहां पर लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ पर इससे भी अधिक क्षेत्र में ओवरहेड जो है पारेषण यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, इनको अंडरग्राउंड या भूमिगत किए जाने के लिए जो है यहाँ पर फैसला सुनाया गया था। लेकिन इस फैसले को जो है अभी हाल में जो है प्रधान न्यायाधीश जो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, जस्टिस जेबी पार्डीवाल जी हैं और जस्टिस मनोज मिश्रा हैं, इनकी पीठ ने जो है उच्च वोल्टेज और कम वोल्टेज वाली सभी जो भूमिगत लाइनें बिछाई जा रही थी, विद्युत लाइनें भूमिगत जो तरीके से बिछाई जा रही थी, इनके जो है फैसले पर पुनः विचार करने की जो है वहां पर कह लीजिए कि प्रस्ताव रखा है। और यहां पर इस संवैधानिक पीठ के भीतर जो है जजों ने कहा है कि एक्सक्यूज मी, यहाँ पर जो है नई विचारधारा को लाने के लिए जो है आवश्यक कदमों के रूप में यहाँ पर जजों की पीठ ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन समानता के अधिकार की संवैधानिक गारंटी को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि जैसे स्वास्थ्य का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 के भीतर, इसके तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा इसको माना गया है। और साथ में जो वायु प्रदूषण, वेक्टर जनित जो बीमारियां हैं, संक्रामित बीमारियां जिनको हम लोग कहते हैं, और इनमें जो है बदलाव लाना, बढ़ते तापमान, सूखा, फसल खराब होना या फसल खराब होने के कारण खाद्य आपूर्ति में कमी आना, तूफान और बाढ़ जैसे जो है प्रभावी कारक जो हैं वो इसको अनुच्छेद 21 को यहाँ पर प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कोर्ट के द्वारा जो है वर्डिक्ट अपना सुनाया गया है। आप जानते हैं कि ग्रेट इंडियन बर्स्टर्ड जो है ये विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है और इनकी संख्या जो है लगातार घटती चली जा रही है, जिसका मुख्य कारण जो है जो सोलर प्लांट्स हैं यानी कि जो ऊर्जा संयंत्र हैं, इन ऊर्जा संयंत्रों से पक्षी के टकराव से, पक्षियों के टकराने से जो है ये लगातार खतरे के भीतर जो है काउंट होते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर स्वच्छ पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जो है यहाँ पर जो केबल्स की बात चल रही है, जो वायर्स की बात करें, इनके जो है सही बेहतर ढंग से उपाय करने की जो है सलाह दी गई है कोर्ट के द्वारा। अब सवाल यह आता है कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो वास्तव में है क्या। एक बार हम लोग इसके जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की तरफ अगर बात करें तो आप जानते हैं कि भारत का संविधान जो है ये लिखता है कि किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल जरूर करना, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इट इज ऑल्सो फॉर द पर्सन्स विच मीन सिटीजन्स एज वेल एज जो फॉरनर्स आए हैं, विदेशी भारत में आए। तो आर्टिकल 21 लिखता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या उसकी दैहिक स्वतंत्रता से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने विधि के द्वारा स्थापित किसी प्रक्रिया का उल्लंघन ना किया हो। अब यहाँ पर सवाल यही आता है कि जो आर्टिकल 21 है, जो जीवन यानी कि लाइफ और दैहिक स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल लिबर्टी का अधिकार देता है, इसके भीतर जो हम लोगों ने अभी एक तथ्य कहा है कि सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति से उसका जीवन या दैहिक स्वतंत्रता छीनी जाएगी बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कानून के द्वारा बनाई गई जो विधि है, विधि के द्वारा जो बनाई गई प्रक्रिया है, सिर्फ उसके आधार पर मुझसे मेरा जीवन या मुझसे मेरी लिबर्टी छीनी जा सकती है, अन्यथा नहीं।
जैसे लेट कर लीजिए कि अगर जो है मुझे कोई मृत्यु दंड देना चाहता है या सरकार अगर मुझे जो है जुडिशरी मुझे जो है मृत्यु दंड देना चाहती है तो सिर्फ कब दे सकती है, जब मैंने किसी लॉ को ब्रेक किया हो, जब मैंने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो है उसको रूल को जो है ब्रेक किया हो। अगर मैंने किसी का मर्डर किया, अटेम्प्ट टू मर्डर किया है या जो है कुछ ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस किया है जिसकी सजा जो है जीवन छीनना था, तो ही मुझसे मेरा जीवन छीना जा सकेगा, अन्यथा नहीं। और लिबर्टीज की बात जहां पर हम लोगों से बात करता है तो लिबर्टीज के भीतर ही जुड़ जाता है क्या, स्वच्छ पर्यावरण का सिद्धांत जो है, यानी कि क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्लीन हमारे पास में जो है एटमॉस्फेयर होना चाहिए। इसका अधिकार भी अनुच्छेद 21 के भीतर जो है संदर्भित होता है। और ये जो हमारे पास में शब्द लिखा हुआ है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, यानी कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो सिद्धांत हमने लिया है ये लिया है जापान से। तो ये भी समटाइम्स जो है क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल क्या है, एक और बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अनुच्छेद 21 ने ये कह तो दिया कि किसी भी व्यक्ति से केवल और केवल कानून के द्वारा ही उससे उसका जीवन या उससे उसकी जो है दैहिक स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। लेकिन गाइज यहाँ पर एक सोचने जैसा जो है मुद्दा ये बन जाता है कि क्या पता कि जिस कानून ने किसी व्यक्ति से उसका जीवन छीना, जिस कानून ने किसी व्यक्ति से उसकी दैहिक स्वतंत्रता छीनी, कहीं वो कानून आर्बिट्ररी नेचर का तो नहीं है, कहीं वो कानून जो है अनफेयर तो नहीं है, कहीं वो कानून जो है वो सरकार के मनमाने ढंग से तो लागू नहीं किया गया है। और यही कारण है कि सबसे पहले जिस कानून से आप किसी व्यक्ति का जीवन, उसकी दैहिक स्वतंत्रता को छीनते हो, पहले उस कानून की वैलिडिटी को चेक करो कि ये फेयर है, ये जस्ट है, ये नॉन आर्बिट्ररी इन नेचर है, यानी कि कहीं मनमाने ढंग का कानून तो नहीं है। और यही कारण है कि भारत में जो है जहां एक तरफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का सिद्धांत देखा जाता है अनुच्छेद 21 में, वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट भी देखा जाता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, इसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का भी जो है सिद्धांत यहां पर देखा जाता है, यानी कि कानून के सम्यक प्रक्रिया। यहां क्या है, कानून के जो है विधि के अनुसार की प्रक्रिया है। और यहां बात करेंगे तो ये विधि के सम्यक या कानून के सम्यक की प्रक्रिया है। और आप इस बात को हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा, सम्यक प्रक्रिया है जिसके भीतर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का सिद्धांत हमने जापान से लिया है और विधि के सम्यक कानून का सिद्धांत हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। इसके भीतर बस ये इंक्वायर किया जाएगा, ये चेक किया जाएगा कि जो लॉ बनाया गया है क्या वो लॉ फेयर है, क्या वो लॉ जो है जस्ट है, और क्या वो लॉ जो है वो नॉन आर्बिट्ररी इन नेचर है अथवा नहीं। पता चले कि वो जो कानून है वो आर्बिट्ररी इन नेचर है, सरकार के मनमाने ढंग का है, तो ऐसे कानून की वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। और ये जो मामले उठे थे ना ये जो मामले उठे थे भारत में, तो ये उठे थे दो मामलों में। एक तो AK गोपालन मामला याद करो 1950 का, और एक मेनका गांधी केस जो था, क्योंकि पहली बार जो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था वो मेनका गांधी केस जो था वर्ष 1978 का, उसी में जो है स्वीकार किया था। बाकी मैं विस्तारित चर्चा तो हालांकि पॉलिटी की क्लास में करता रहूंगा, जिसके लिए आपको जो है लाइव क्लासेस का जो है मैं ट्राई करूंगा कि आपको मिल पाए, तो वहां पर इसलिए जो है अनुच्छेद 21 जो है चर्चा में रहता है। अब सवाल यह है कि जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 है, इसके भीतर अंतर्निहित और कौन कौन से अधिकार आते हैं। जैसे इसके भीतर जो है एकांतता का अधिकार आता है, इसके भीतर जो है प्राइवेसी का भी जो है यहाँ पर अधिकार हम लोग जान सकते हैं। इसके अलावा जो है विदेश जाने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, राइट टू शेल्टर जिसको आप लोग कह सकते हैं, एकांत कारावास के विरुद्ध जो है अधिकार, सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का अधिकार, इसके अलावा जो है हथकड़ी लगाने के ठीक खिलाफ का अधिकार, हिरासत में मौत के खिलाफ अधिकार, विलंबित निष्पादन के विरुद्ध के अधिकार, डॉक्टरों की सहायता, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध का अधिकार, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु का अधिकार। ये जो हम लोगों ने एनवायरनमेंट की बात की है इसमें हाईलाइट कर देंगे। प्रत्येक बच्चे का पूर्ण विकास का अधिकार, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता के अनुसार शिक्षा का अधिकार, और जो है विचाराधीन कैदियों की सुरक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में शामिल होता है। इसके अलावा राइट टू ईट यानी कि भोजन का अधिकार, राइट टू स्लीप, ठीक है, अपने अनुसार जो है पोशाक धारण करने का अधिकार, ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि अनुच्छेद 21 के भीतर हमें जो है संदर्भित किए गए हैं कोर्ट के द्वारा। समय समय पर हमारे अधिकारों की सुरक्षा की गई है। और वर्तमान में भी जैसा मैंने कहा कि जो पक्षियों का या जो हम लोग कह लीजिए पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उसके लिए भी जो है इस अधिकार को समझा जा सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और प्रमुख न्यूज़ की ओर, जिसके तहत सुपरसोनिक जो बूम है इससे पूरे उत्तराखंड में जो है क्या हुआ है, एक तरीके से ऐसा माहौल उत्पन्न हुआ है जहां पर उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में, देहरादून के कुछ क्षेत्रों में, जैसे मैंने बताया चक्राता की बात करें, प्रेमनगर की बात करें या फिर सेलाकुई प्रदेश की बात करें, तो इनके आसपास के इलाकों में जो है दहशत फैल गई थी, क्योंकि उनको शायद ये यहाँ पर महसूस हुआ कि कोई एक जो है धमाका हुआ है। लेकिन वास्तव में ये कोई धमाके का सूचक नहीं था, बल्कि आप जानते हैं कि देहरादून के पास में जो है यहाँ
पर जो हमारी इंडियन आर्मी है इसके तहत जो है क्या चलाए जा रहे हैं, अपने सैन्य अभ्यास जो है यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जो फाइटर प्लेन है उसके जरिए जो है एक सुपरसोनिक बूम जो है वो स्थापित हुआ था। अच्छा, पहले हम लोग खबर की बात कर लेते हैं, फिर मैं आता हूँ कि सुपरसोनिक बूम होता क्या है। रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी देहरादून के लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव जी ने बताया कि हाल में वायुसेना का जो 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 सैन्य अभ्यास है, इसी के दौरान जो है युद्ध अभ्यास के दौरान जो है वायुसेना ने क्या किया था, एक सुपरसोनिक जो टेस्ट है उस टेस्ट को जो है यहाँ पर लॉन्च किया था, जिसके बाद जो है यहाँ पर एक सुपर जो है सोनिक बूम देखा गया। अच्छा, सुपरसोनिक बूम क्या होता है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब कभी कोई मिसाइल या कोई वायुयान जो है वो सामान्य ध्वनि जो होता है यानी कि जो साउंड है उसकी गति से भी ज्यादा क्या करे, आवाज उत्पन्न करे। और ऐसा आवाज उत्पन्न करते समय जब वो जो है उड़ान भरता है तो ऐसे उड़ान भरते समय उसमें कुछ क्या होते हैं, गड़गड़ाहट की आवाज आती है, धमाके की आवाज आती है, और इसी गड़गड़ाहट या धमाके की आवाज को जो है सुपरसोनिक बूम के नाम से हम लोग जो है जान सकते हैं। तो यदि हमसे प्रश्न बनता है कि सुपरसोनिक बूम क्या होता है या सोनिक बूम क्या होता है, तो सोनिक बूम जो है ये गड़गड़ाहट वाला शोर है जो कि संपीड़ित गतिमान ध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होता है। ये जो ध्वनि की गति होती है समुद्र तल पर लगभग 335 मीटर प्रति सेकंड से भी तेज गति से चलने वाली वस्तु के द्वारा उत्पन्न होती है, जैसे मैंने कहा किसी वायुयान के द्वारा। शॉक वेव इससे उत्पन्न होती है, और यदि शॉक वेव की बात करें तो शॉक वेव जो है वो हवा, पृथ्वी या पानी के माध्यम से चलने वाला जो है बहुत उच्च दबाव वाला एक प्रदेश है, और ये किसी विस्फोट या भूकंप या ध्वनि से भी तेज गति से चलने वाली किसी वस्तु के कारण उत्पन्न होता है। और ये जो शॉक वेव्स होती है इन्हीं से जो है गड़गड़ाहट की आवाज आती है, और इस आवाज को लेकर जो है हम लोग इसको सुपरसोनिक बूम या फिर जो है सोनिक बूम के नाम से इसको जान सकते हैं। तो जो ये मैंने कहा ना कि यहाँ पर जो ये कुछ समय के लिए लोगों में दहशत फैली थी, उसके पीछे की कहानी सिर्फ इतनी थी कि जो यहाँ पर 10 दिनों का गगन शक्ति 2024 सैन्य अभ्यास चल रहा है, उस अभ्यास के दौरान यहाँ पर जो है सुपरसोनिक बूम स्टार्ट हुआ था। जब किसी चीज की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से अधिक होती है तो उसको सुपरसोनिक रफ्तार कहते हैं, और फाइटर जेट की स्पीड जब अधिक होती है तो ये विमान हवा में चलते समय साउंड वेव उत्पन्न करते हैं, ठीक है, शॉक वेव्स उत्पन्न करते हैं, साउंड वेव्स उत्पन्न करते हैं, और जब ये विमान ध्वनि की गति से भी अधिक तेज चलते हैं तो फिर धमाके जैसी आवाज आती है, और इसी आवाज को जो है सोनिक बूम पैदा करते हैं, और इसी आवाज को जो है सोनिक बूम के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इस वजह से जो है ये न्यूज भी आप लोग को याद रखनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और प्रमुख करंट अफेयर्स की न्यूज़ पे, जिसके तहत उत्तराखंड में अफसर बनाएंगे सरकारी स्कूलों को आदर्श स्कूल। यहाँ पर उत्तराखंड राज्य सरकार के भीतर एक मुहिम छिड़ी है जिसमें राज्य के सरकारी स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता को, एजुकेशनल जो क्वालिटी है, इस गुणवत्ता को और संसाधनों में सुधार के लिए हर शिक्षा अधिकारी को अपने क्षेत्र में एक एक स्कूल को जो है गोद लेने का यहाँ पर जो है प्रोग्राम शुरू किया गया है। अधिकारी जो है नियमित रूप से स्कूलों में संसाधनों, शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए विभाग और शासन के समन्वय को जो है बिठाएगा, और प्रथम चरण में इस बार जो है लगभग 150 से भी अधिक जो स्कूल हैं इनको गोद लिए जाने का यहाँ पर जो है लक्ष्य रखा गया है। मतलब इस स्कीम के भीतर ये बताया गया है कि राज्य सरकार के भीतर जो अलग अलग जगहों पर जो है स्कूल्स हैं, इन स्कूलों में क्या किया जाएगा, प्रत्येक जो शिक्षा अधिकारी है वो शिक्षा अधिकारी के द्वारा स्कूलों को गोद लिया जाएगा, और 150 से अधिक स्कूलों को जो है इसमें नामित किया जा चुका है। गोद लेने वाले अधिकारी को अपने स्कूल का नियमित जो है मुआयना करना पड़ेगा समय समय पर, और साथ ही जरूरी जो संसाधन है, साथ में जो जरूरी उपलब्धता या शैक्षणिक गुणवत्ता की चीजें हैं, उन चीजों को जो है समय समय पर मुहैया करवाना है। तो इसके लिए जो है प्रत्येक शिक्षा अधिकारी को एक एक गांव को जो है गोद लेना होगा। ये शिक्षा के जगत में, शिक्षा के फील्ड में जो है एक अच्छा प्रयास माना जा सकेगा, जहां पर उत्तराखंड के जो स्कूलों, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था ना कि उत्तराखंड में जो है किस तरीके से सरकारी स्कूलों की जर्जर कंडीशन बनी हुई है। तो ऐसे स्कूलों को जो है क्या किया जा सकता है, इनको फिर से जो है शैक्षणिक कार्यों के चलते जो है इनको सुधार की तरफ बढ़ाया जा सकता है, और इसके लिए जो है उत्तराखंड के प्रत्येक जो है शिक्षा अफसर को एक एक स्कूल को गोद लेना होगा और उसके जो है कल्याण के लिए जो है कार्य करना होगा। ये ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से सांसद आदर्श ग्राम योजना, हालांकि ग्राम योजना धरातल पर कितना कार्य कर रही है ये सब आप भी जानते हो, लेकिन बावजूद इसके जो सांसद आदर्श ग्राम योजना आई थी वो वर्ष 2014 में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र निर्माण के हिस्से के रूप में जो है इस योजना को प्रारंभ किया गया था।
इस योजना के तहत लोकसभा सांसदों को वर्ष 2016 तक जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव को, 2020 तक जो है इसमें 2 गांव को, और अब इसको बढ़ाकर वर्ष 2024 तक जो है 5 आदर्श ग्रामों का जो है क्या करना है, निर्माण यहां पर करना है। इसके लिए जो है इस स्कीम को लाया गया था। साथ में अगर हम लोग बात करें कि जो हमारे पास में सांसद आदर्श ग्राम योजना है, इस सांसद आदर्श ग्राम योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य जो इसका जो है डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम था, जो डेवलपमेंट का चार्ट था, उसके भीतर किस तरीके से जो है यहाँ पर बात की गई। जैसे ह्यूमन जो कंडीशन से उनको अच्छे या और बेहतर बनाने के लिए एडुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड सोशल सिक्योरिटीज जो है इनको प्रमोट करना है। साथ में सोशल अवेयरनेस के चलते जो है यहाँ पर वॉलंटियरिज्म मतलब आप स्वतः जो है आगे आकर जो है समाज के लिए कार्य कर सकेंगे। सोशल वैल्यूज को, अपने एथिक्स जो मोरालिटी है, जो हमारी नैतिकता है, उस नैतिकता को सामने रखने के लिए। सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, और गुड गवर्नेंस यानी कि अच्छे शासन प्रशासन के लिए जो है यहाँ पर आगे आने के लिए प्रयास करना है। इकोनॉमिक ऑपरेशंस की बात करें तो लाइवलीहुड को, स्किल्स को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को, बेसिक जो एमिनिटीज हैं, जो सर्विसेज हैं, इनको प्रमोट करने के लिए जो है प्रत्येक सांसद के द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। मतलब जो है आजीविका उपजीविका के जो है सही क्या पहलू हो सकते हैं, उनको प्रमोट किया जा सके। स्किल्ड यानी कि प्रशिक्षण की बात करें, ठीक है, वहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड किया जाए, ठीक है। साथ में जो है वित्तीय समावेशन की तरफ जो है लोगों को ले जाया जा सके, तो इसके लिए जो है कार्य करने के उद्देश्य से जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया गया था। और अगर हम लोग पर्सनल्स की बात करें तो पर्सनल वैल्यूज, क्लीनिनेस, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज और बिहेवियरल जो चेंज है, इन सारे क्षेत्रों में जो है कार्य करने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है इसको लाया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के अंतिम एक टॉपिक पर, जिसके तहत रामनगर की गिरिजा मंदिर में 35 से भी अधिक जो दुकानें हैं वो जलकर जो है राख हो गई हैं। जिसके पीछे देखो, अब करंट में ये नहीं पूछता है कि कितनी दुकानें राख हुई हैं, कितनी नहीं। हमारा जो मेन टारगेट है वह है गिरिजा देवी मंदिर या गिरिजा देवी मंदिर के बारे में जानना। हालांकि आग लगने का जो कारण बताया जा रहा है वो मंदिर के दुकान के पास में जो है धूप जलाई जो गई थी वो शायद जो है किसी पेपर पर जो है गिर गई होंगी और वहाँ से जो है आग जो है भड़क गई होगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसके जो है आदेश दिए हैं, आग के वास्तविक जो है क्या कारण इसका था उसके आदेश जरूर दिए हैं, लेकिन हमें जो महत्वपूर्ण इसमें हाईलाइट करना है वो करना है कि जो गिरिजा देवी मंदिर है, जिनको जो है गिरिजा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाते हैं, प्रमुखता से है कहाँ पर। ये मंदिर जो है वो नैनीताल जनपद में रामनगर रानीखेत मोटर मार्ग में रामनगर से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर जो है कोशी नदी के मध्य में जो है स्थित है। गिरिजा देवी को गिरिजा देवी अर्थात पार्वती देवी का ही एक जो है स्वरूप माना जाता है। गिरिजा देवी का उल्लेख जो है वो स्कंद पुराण के मानस खंड में भी मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि द्वापर में राजा विराट के द्वारा अपनी कार्य सिद्धि के लिए गिरिजा देवी मंदिर जो है या गिरिजा देवी की आराधना की गई थी। यहाँ पर हम लोग ये जरूर जान सकेंगे कि स्थानीय लोगों के द्वारा इन्हें जो है अर्पणा देवी यानी कि उपरा देवी तथा उपटा देवी यानी कि उपरद्यो के नाम से भी जो है जाना जाता है स्थानीय में। और इस मंदिर को लेकर एक मान्यता यह है कि जो मंदिर की सीढ़ियों से जब ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो मंदिर की सीढ़ियों के पास में यहाँ पर जो है बाबिला घास होता है, और इस बाबिला घास को लेकर जो है एक मान्यता यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना को लेकर जो है गिरजा माँ के मंदिर में जाता है तो वो रास्ते में या सीढ़ियों पर जाते समय उस बाबिला की घास पे जो है गांठ बांध देता है, और जब उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वापस आकर उसे जो है उस गांठ को जो है क्या करना होता है, खोलना होता है, ताकि जो है उसकी जो मनोकामना है वो सुख समृद्धि के साथ जो है पूर्ण हो सके। तो इसके लिए जो है यहाँ पर एक ऐसी मान्यता भी है। इस मंदिर में जो है कार्तिक पूर्णिमा पे तथा जो है नवरात्रि में जो है मेले का आयोजन भी करवाया जाता है। ये हमारे पास में जो है गिरिजा देवी मंदिर के बारे में जानकारी है। बाकी अगर आप लोगों को उत्तराखंड के मंदिरों के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो इसके लिए एक तो मैं प्रीवियस वीडियोस डाल चुका हूं, हालांकि कुछ पुरानी वीडियोस थी, लेकिन उसमें उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर एवं मठ के नाम से जो मैंने वीडियो डाली उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। 2 पार्ट्स में मैंने वो पूरी वीडियो कवर की है। उसमें जो है सारे मंदिरों के, सारे मठों के बारे में जानकारी साझा की है, और नियर फ्यूचर जल्दी ही जो है मंदिरों की एक और सीरीज को लेकर जो है आप लोग के सामने आऊँगा। बस तब तक के लिए आज के लिए यही सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, और आई रियली होप कि आपको जो है वीडियो पसंद आती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। Till then, have a good day to all. Thank you so much. Keep learning and keep trying.